स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। राजौरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है। अलर्ट जवान ने आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले को कर दिया नाकाम। मंजाकोट में दहशतगर्दों ने फौजी जवान पर की थी फायरिंग में आर्मी का एक जवान जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, राजौरी से बड़ी खबर है। अलर्ट जवानों ने आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले को नाकाम कर दिया है। मंजाकोट में दहशतगर्दों ने फौजी जवान पर फायरिंग की थी। फायरिंग में आर्मी का एक जवान जख्मी हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शक्ति, ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, इस बारे में और क्या मजीद तफसीलात हैं? देखिए, सुबह तड़के का मामला है जब 3:56 पर जो है ये हादसा हुआ है। राजौरी के मंजाकोट के पतराड़ा का ये पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो आता है वहां का ये मामला है, जब एक अलर्ट जवान जो है उस पर आतंकियों द्वारा जो है फायरिंग की गई और उस जवान ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और 50 से 60 राउंड जो है वो फायरिंग यहाँ पर हुई। उसके बाद उस जवान को भी जो है वो इंजरी आई है, जिसे आर्मी के अस्पताल में जो है इलाज के लिए इस वक्त भर्ती करवाया गया है। और पूरे इलाके में सर्च अभियान पुलिस, CRPF और आर्मी द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि मंजाकोट का ये जो एरिया है ये पुंछ से सटा हुआ एरिया है। पुंछ की सीमा के साथ ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है इस एरिया में हुआ है और ये नेशनल हाईवे के है, क्योंकि और इस पूरे एरिया में जो है वो अलर्टनेस जारी कर दी गई है और सर्च बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है कि कहीं वो आतंकी हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और ये हादसे के बाद जो है तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं, क्या मंजाकोट हो, पतराड़ा हो, या इसके साथ साथ लगते पुंछ जिला के, मेहंडर जिला के कुछ इलाके हों, तमाम एरियाज में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है। शक्ति, क्या ये जो अभी सर्च ऑपरेशन है इसका दायरा और वसी होगा? और ये जो फायरिंग हुई है इसका मतलब है कि वहां पर दहशतगर्द उस इलाके में मौजूद हैं। क्या उनकी तादाद के बारे में कुछ अंदाजा लग पाया है? जी बिल्कुल, ये जो इलाका है सरहदी इलाका है, मंजाकोट का एरिया है। अक्सर यहाँ पर क्रॉसिंग जो है वो पिछले लंबे समय से होती आ रही थी और ये क्रॉसिंग पॉइंट भी हम इसे मान सकते हैं। तो इस पूरे एरिया में जैसे आपने कहा कि दायरा बनाने की बात है, तो मंजाकोट का ये जो एरिया है घना जंगल का एरिया है, दूर दराज का गाँव है, यहाँ पर घर हैं और वहां पर जो है बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। और ये जो अभी तक जो है वो तादाद इन आतंकियों की सामने नहीं आई, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर पुलिस ने अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं की है। लेकिन फिलहाल ये है कि ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो, जो खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि 2 से 3 आतंकी थे जिनकी मंशा थी कि आर्मी कैंप पर अटैक किया जाए, अंदर घुसा जाए। लेकिन हमारे जो अलर्ट जवान थे, तंत्री जो अलर्ट था वहां पर, जैसे ही उसने ये आहट देखी तो उसने मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया और वो घायल भी जो है वो इसमें हो गया। लेकिन उसके बाद जो है वो सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई और इस पूरे एरिया में जो है वो हालांकि सुबह का वक्त था, थोड़ा अंधेरा था, सेना को थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन इस वक्त वहां का मौसम जो है वो, मंजाकोट की अगर बात करूं तो यहाँ पर घने बादल जो है वो छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे एरिया में जो है वो सर्च जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ना सिर्फ मंजाकोट का एरिया बल्कि मंजाकोट के साथ में लगता जो पुंछ जिला का एरिया है, उन एरिया में भी जो है पुलिस, CRPF और फौज जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं और कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढूंढा जाए और उन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा जाए, कहीं वो यहाँ से भागने में कामयाब ना हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राजौरी से बड़ी खबर है कि अलर्ट जवान ने आर्मी कैंप पर दहशतगर्दाना हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ मंजाकोट में दहशतगर्दों ने फौजी जवान पर जो फायरिंग की उसके बाद फायरिंग में एक आर्मी का जवान जख्मी हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और साथ ही साथ दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के मोदरगाम और फरेसाल चनेगाम में इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन अभी जारी है। चनेगाम में 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ढेर कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान HM का यानी हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ उमर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने चनेगाम कुलगाम इलाके में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये A+ दर्जे का दहशतगर्द था। 2015 से फारूक अहमद भट्ट और उमर दहशतगर्दी में मुलविस था। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे एक मूवमेंट की इत्तला मिली थी, तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट हाउस का जो मुहासरा किया गया। जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चीनीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है, तो ये अभी और कंटिन्यू होगा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर कुलगाम से जहूर रिजवी। जहूर, इस वक्त की क्या अपडेट है? विशाल, मैं आपको बताऊं कि कल दिन में जो 2 एनकाउंटर्स यहाँ जिला कुलगाम में हुए, सबसे पहले मुठभेड़ जो है यहाँ मोटरगाम इलाके में हुई और यहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें पहले ही एक आर्मी का जवान जो जख्मी था उसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उसके फौरन बाद जो है 1-2 घंटे के फौरन बाद ही जो है एक और मुठभेड़ यहाँ पे शुरू हुई चिनीगाम फरिसल इलाके में, और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर को एक बहुत बड़ा दचका लगा है, जैसा कि आईजीपी ने भी अपने बयान में कहा। और हम आपको बताया कि ये दोनों मुठभेड़ जो हैं इसमें 4 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं और जो फौज के 2 जवान जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। और हम आपको बताया कि कुल मिलाकर अगर हम इस ओवरऑल कल के दिन को देखें तो कल दिन जो मोटरगाम और चिनीगाम में 2 एनकाउंटर्स हुए, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और अभी भी ऑपरेशन जारी है, सर्च चल रहा है और पूरे इलाकों को, दोनों इलाकों को अभी भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन और कल कुछ जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद कुछ रिकवरीज भी हुई, जैसा कि आईजीपी ने भी कहा। और ये एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जैसा कि जो हिजब कैडर को नुकसान पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो है 4 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। और दोनों जगहों पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दोनों जगहों पे अभी भी जो है ये कार्रवाई चल रही है। अभी कहना कुछ भी कब जो है कबल वक्त होगा, बिकॉज ये जो मोटरगाम इलाका है, मोटरगाम इलाके में भी जो है दायरा वसी किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और जैसा कि चिनीगाम का हम जिक्र करें, चिनीगाम में जो है बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई और यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कामयाबी मिली है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जैसे कि आईजीपी ने अभी जो आप हमारे व्यूअर्स देख रहे थे, ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा कुछ देर के लिए, सो दैट कि अगर कुछ और मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। दायरा वसी किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दायरा पूरा जो है इन दोनों एनकाउंटर्स के मकाम पे वसी किया है। कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि दोनों जगहों पे, हालांकि कल जो चिनीगाम में एनकाउंटर हुआ एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन रहा, उसके साथ साथ मोटरगाम में भी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर दोनों जगहों पे ये कहा जा सकता है कि नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करने की ताक में है सिक्योरिटी फोर्सेस। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ और इसके साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां इन ऑपरेशंस का हिस्सा रही हैं। और जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशियों को यहाँ पे के लोकल्स को किसी तरह की गजन ना पहुंचे, वो कोशिश की गई है कि वो किसी तरह का सिविलियन डैमेज ना हो, तो पहले ही जो है सतर्क रहने की हिदायत दी है मकामी लोगों को। और यही वजह है कि अगर हम ये दोनों मकामात देखें तो दोनों मकामात पे नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दिए गए हैं। विशाल, जहूर, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये काफी इस पे वक्त हो गया, कल से ये मामला जारी था और जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है, ऐसे में क्या अब भी ऐसी कोई खदशा बाकी है कि और भी दहशतगर्द इस इलाके में हो सकते हैं? बिल्कुल विशाल, जैसा कि आईजीपी ने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलेगा, ये ऑपरेशन दोनों जगहों पे कंटिन्यू रहेंगे, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि मोटरगाम में जो ऑपरेशन चला कल सुबह, कल बाद दोपहर, तो उसमें जो है अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही है कि कोई मिलिटेंट शायद जो है इलाके में छुपा होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ चिनीगाम की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो हिजब कैडर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो रूल आउट नहीं कर सकते कि आया यहाँ पे जो है मिलिटेंट और भी छुपे हो सकते हैं। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना दायरा वसी किया है, अपनी सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी किया है और पूरे इन दोनों इलाकों को जो है मजीद कॉर्डन में लिया गया है, ताकि जो है अगर कोई और मिलिटेंट यहाँ पे इन दोनों मकामात पे छुपा होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जहूर तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबरों में आगे रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। कल यानी 8 जुलाई मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि आज शाम से ही शिया आबादी वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगे और मरसिया खानी नोहा खानी करके शोदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। अज़ादारी का यह सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। अज़ादार हुसैनी मारिफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह स्याह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए गए हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, कल यानी 8 जुलाई मुहर्रम की पहली तारीख होगी, जबकि आज शाम से ही शिया आबाद वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगे और मरसिया खानी करके शोदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। यानी ज़िल-हिज के इख्तिताम के बाद माह मुहर्रम का आगाज़ कल से होने जा रहा है। अज़ादारी का ये सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम हराम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। अज़ादार हुसैनी मारिफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह स्याह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए जा चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, किस तरह की तैयारियां हैं? और जाहिर है कि एक दिन के बाद से पहली मुहर्रम का आगाज हो जाएगा, ऐसे में खास तौर से जो इसको लेकर जो तैयारियां होती हैं वो किस तरह की हैं? देखिए विशाल, जिस तरह मुहर्रम की बात है और यानी कल से पहला मुहर्रम है और क्योंकि कल चांद नज़र नहीं आया इसलिए तमाम उलमा ने ये कहा कि कल से मुहर्रम की पहली तारीख होगी। और जबकि आज जो शाम के वक्त से ही जो मजालिस आज़ा मुनक़द होंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे कश्मीर के अंदर जहाँ भी शिया आबादी वाले इलाके हैं और वहाँ जो इमाम बारगाह हैं या ईदगाह हैं और उनमें जो मजालिस हैं वो मुनक़द होंगे और जुलूस भी बरामद होंगे, किसी मुख्तलिफ़ जगहों पे आलम शरीफ बरामद होता है। और अगर हम मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से बात करें, क्योंकि अगर हर जगह जो शिया आबादी वाले इलाके हैं मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों पर इमाम बारगाहों पर और सियाह परचम जो है वो बुलंद कर दिए गए हैं और जो अलम है वो बुलंद किए जा रहे हैं। जैसा कि कल लाल चौक में भी, मेन लाल चौक घंटाघर पर भी जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब जो अलम होती है और उसको नस्ब किया गया है वहाँ पे। इसी तरह जो शिया आबादी वाले इलाके हैं मुख्तलिफ जगहों पे घरों पर जो सियाह परचम है वो नस्ब किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर, सड़कों पर, गली कोचों पर बैनर्स चश्मा किए गए हैं जिन पे वाकई करबला जो है और उसको लेकर जो अशार है, अकवाल है, अहादीस है, कुरानी आयात है और वो उस पर तहरीर करदा ये है और ताकि ये दुनिया के लिए जो ये पैगाम है करबला का और वो आम हो जाए। और इस तरह से अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे बात करते हैं, क्योंकि उलमा इस चीज़ पे जो है वो दर्ज देते हैं, फ़लसफ़े शहादत जो है वो बयान किया जा रहा है। और आज से ही जो अलम शरीफ है मुख्तलिफ जगहों पे वो बरामद होंगे। और इस तरह से जो जिस तरह माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और नुज़ूल कुरान का मुक़द्दस महीना होता है और इसी तरह माह मुहर्रम और माह सफ़र जो है वो यानी हुर्मत का महीना है, एहतरामियत का महीना है और इस तरह से इसको बड़े यानी मुक़द्दस महीने के तौर पे माना जाता है। और इसमें आज़ादारी होती है, जैसा कि चाहे पूरा मुहर्रम का महीना हो या सफ़र का महीना हो, इन 2 माह में बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे मजालिस होती हैं। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी पेश की है और नाना की दीन को बचाने के लिए, और उन सारी चीज़ों को, उन सारी पहलुओं को बयान किया जा रहा है क्योंकि इसकी अहमियत क्या है इस कुर्बानी का, ताकि दुनिया के अंदर और कायनात के अंदर जो दीन इस्लाम की बका के लिए ये कुर्बानी दी गई है उसको पेश किया जा रहा है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुनीर। जाहिर है कि ये तैयारियां अपने अब इख्तिताम पर ही होंगी, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता पहली मुहर्रम का आगाज़ होने जा रहा है।
और इसके साथ ही आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इतनी सी सैलरी में मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम ने निर्दलीय विधायकों पर साधा निशाना, कहा 15 महीनों में ही निर्दलीय विधायकों ने क्या सीख लिया और हमीरपुर में अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए साजिश रचने लगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं। सुबह 10:30 बजे कौमी सदर जेपी नड्डा JNK के बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम कोर ग्रुप मीटिंग की सदारत करेंगे। तमाम कोर ग्रुप मेंबरान शिरकत करेंगे। वहीं जेपी नड्डा तारीखी रघुनाथ मंदिर का दौरा करेंगे। दौरे के बाद हेडक्वार्टर जाएंगे। जेपी नड्डा ने कल जम्मू में एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान अपनी तकरीर के दौरान पार्टी कैडर को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। हम इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं और इसी बीजेपी हेडक्वार्टर जो कि त्रिकुटा नगर एरिया में है, यहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे के करीब जेपी नड्डा जो कि भाजपा के बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है और यूनियन मिनिस्टर भी हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे 10:30 बजे के करीब और यहाँ पे एक कोर ग्रुप की मीटिंग को वो चेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है जिसमें जितने भी जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे और ये मीटिंग तकरीबन जो शेड्यूल्ड है तकरीबन 2 से 3 घंटे चलेगी। उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से निकल के विजयपुर जो कि सांबा में पड़ता है वहाँ पे एम्स का दौरा करेंगे। एम्स हॉस्पिटल जो बना है नया उसका दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो रघुनाथ मंदिर भी जाएंगे तकरीबन 10 बजे। फिलहाल जो 10:30 बजे की मीटिंग है इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल ही नड्डा ने अपने पार्टी वर्करों को जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मीट हुई थी उसमें ये कहा था, उनको डायरेक्शन दी थी कि वो असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। तो पिछले 4 दिन से लगातार बीजेपी दिल्ली में भी मीटिंग हुई कोर ग्रुप की, उसके बाद यहाँ जम्मू में ऑफिस बेयर्स की मीटिंग हुई, कल स्टेट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट हुई और आज कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। तो असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में पूरी तरह से बीजेपी जुटी हुई है और जिस तरह से कल जेपी नड्डा हों, तारुण चुग हों, आशीष सूद हों या जी कृष्णा रेड्डी जो कि इलेक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी डायरेक्शन दी पार्टी वर्करों को कि वो घर घर पहुंचे, बूथ को मजबूत बनाए और पार्टी जो पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया है उसको घर घर तक पहुंचाए ताकि आगे के चुनाव में पार्टी को फायदा हो। तो स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, प्लानिंग्स बन रही हैं और किस तरह से पार्टी जो 50+ का आंकड़ा टारगेट किया है असेंबली इलेक्शन के लिए उसको वो पार करें, उसको वो अचीव करें, उसके लिए सारी रणनीति बना रही है। और आज कोर ग्रुप की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा, मंथन होगा कि पार्टी किस तरह से आगे चलेगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी फुल गियर में आ गई है, फुल फॉर्म में आ गई है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में बीजेपी बाकी पार्टियों को पिछाड़ते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और एक दिन मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पहलगाम और बालतल दोनों जगहों से दोबारा शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों का जत्था आज सुबह नूनवन बेस कैंप पहलगाम से बाबा बर्फानी के लिए रवाना हुआ। मौसम में बेहतरी के बाद यात्रियों को बाबा बर्फानी की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। इंतजामिया ने यात्रा के दोबारा आगाज से कबल ट्रैक के हालात का भी जायजा लिया। बेस कैंप से निकलते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री खुश नजर आए। यात्रियों ने इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से यात्रा के बेहतर इंतजाम के लिए इत्मीनान का इजहार किया। मैं MP ग्वालियर से आई हूँ और कल बारिश के कारण हमें रोक दिया गया, पर आज हम यात्रा करने के लिए पूरे तैयार हैं। मेरा 3rd राउंड है, मैं अमरनाथ तीसरी बार आई हूँ। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है हम लोगों के लिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंतजाम है और आगे की यात्रा मंगल में हो, हमारी बस यही कामना करते हुए अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर काम है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मनोज कुमार दादीज मेरा नाम है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है खाने पीने की और रहने की, बहुत ही उत्तम व्यवस्था। और अब हम भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सारा ही बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा बहुत सुंदर काम हो रहा है। कल यात्रा चूंकि रवाना इसलिए नहीं हो पाई थी सर कि 5 बजे तक कोशिश किए हैं, वहाँ ऊपर बारिश हुई थी
लेकिन कोई भी अव्यवस्था यहाँ नहीं फैली है किसी प्रकार से। न खाने पीने में दिक्कत है, न रहने में दिक्कत है। आज थोड़ा सा भीड़ा भाड़ी हुई है सवेरे, चूंकि इसलिए कि जत्था 2 दिन का इकट्ठा हुआ था, लेकिन एक भी परेशानी अब नहीं है। आप देखिए यात्री कितने आराम से बम बम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। उनके लिए यही रहेगा कि भोलेनाथ उनका हमेशा कल्याण करें और सभी लोग हाथ बटाएं, आगे बढ़े। जिस तरह से लंगर में प्रशासन देखा गया है कि किस तरह से शिव भक्त लंगर लगा के और बिना दान पेटी रखे इस तरह का माहौल बना है भक्तिमय, तो सभी लोग अपना सहयोग करें आके और अनुशासन का पालन करें। यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है और आशा करते हैं ऊपर भी इसी तरह डिसिप्लिन दिखती रहे। जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ श्रीनगर के दचिगाम में अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों की रिपोर्ट को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इनका कहना है कि मुजाहिरीन तकरीबन 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम पर नहीं जा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और खास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन जाती है। जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नॉन प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले, तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। उधमपुर जिले के पंचायत कोटलीवाला के आंसू गांव के वार्ड नंबर 5 में मकान गिरने का वाकया पेश आया है। शदीद बारिश से कच्चा मकान मुनहदम होने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बहिफाजत निकाला। तीनों को तिब्बी इमदाद के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के एसोसिएटेड अस्पताल ले जाया गया। सलोनी राय डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने कहा कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और इनका इलाज एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम को मौके पर रवाना किया गया है ताकि मकान गिरने से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को जल्द इमदाद फराहम की जाएगी। यहाँ पूरा घर इनका गिर गया है और बाकी जो एक दीवार बची है ये भी गिरने वाली है, तो इसमें भी खतरा है। सामान इनका पूरा इधर ही था, तो सब सामान भी सारा दब गिर चुका है, तो बाकी रहने के लिए इनके पास अभी कोई घर नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट सरकार से यही अपील करती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जो भी इनका बनता है तो इनको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। और बाकी जो PMAY की जो लिस्ट में इनका नाम डाला है तो वो भी जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए उसका भी। और बडगाम में इंतजामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए आज तक कई स्कीमें लाई, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो पा रहा है। बडगाम में टॉर्न्स की एक मिसाल है जहां पर लोग कई बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें पीने के लिए पानी मुख्तलिफ मकामात से लाना पड़ता है। वहीं बडगाम में मौजूद चश्मे पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं जहां पर लोग अपने घरों तक साफ पानी पहुंचाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर बडगाम में चश्मे नहीं होते तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। जहाँ तक बडगाम की बात है तो पिछले कई सालों से हम लोग बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं, हमारे घरों में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सरकार ने अमृत स्कीम के तहत हमको वादा किया था कि आपको साफ पानी, फिल्टर्ड पानी फराहम किया जाएगा, बट अभी ग्राउंड पे हम देखेंगे पिछले कई सालों से वही गंदा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत गंदा पानी पी रहे हैं, उससे मतलब ये भी होता है कि कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इवन कि परसों में भी बीमार था, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो पानी पिया था तो मैं भी बीमार हो गया था। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है।
तो यही मैं उनको मैसेज करना चाहता हूँ, इस पे तवज्जो करिए और हमारी मुश्किल आसान करिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे वादे हमारे साथ किए थे, पिछले 3 साल से 4 साल से हम हमारे साथ ये बहुत धोखेबाजी कर रहे। तो इनका जो अमृत पानी का जो स्कीम था इनके पास कि हम पाइपलाइन लगा के रखे हमने, तो हम आपको कनेक्शन देंगे। और 26 साल से मैंने इस बेलगाम में कभी प्योर वाटर पिया ही नहीं है। लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है डीपीआर बना के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करके जो कंपोनेंट्स रखने हैं उनको रख के स्पेसिफिकली बड़गाम टाउन के लिए प्रोजेक्ट को सबमिट किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी हामी जो है उस डीपीआर पे भरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। जैसे ही फंड फ्लो इसमें आता है, बड़गाम टाउन का अमृत 2.0 में पानी का ऑगमेंटेशन का जो इश्यू है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है टाउन की, वो पूरी होगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।